हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, जिसका चैप्टर 2 है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। चैप्टर 1 का वीडियो आप पहले देख चुके होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। तो ये बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग है। कह रहे हैं कि क्या आपने कभी जैसे नर्सरी में राइम्स पढ़ी थी तो उसमें देखा था मतलब सुना था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो क्या आपको वो याद है? जैसे हम क्या करते हैं कि बचपन से ही हम स्टार्स की तरफ देखते हैं तो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। यू मे ऑल्सो हैव थॉट ऑफ दीज स्टार्स। आपने इन स्टार्स के बारे में काफ़ी सोचा होगा, बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में आए होंगे। तो वो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में अब वो कह रहे हैं कि क्या आपके पास ये जो स्टार्स हैं, ये जो इस स्काई में है, ये कितने हैं? कभी माइंड में आया है? तो बिल्कुल आया है, सबके माइंड में आता है कि ये स्टार्स कितने हैं, ये आए कैसे, बने कैसे, और ये जो स्टार्स हैं आपके स्काई में कहाँ तक आपको देखने को मिलेंगे। ये इसी तरह के बहुत से क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में जो चलते रहते हैं। तो इसी चैप्टर में हम इन चीज़ों को देखेंगे कि आपके जो स्टार्स हैं वो कैसे ट्विंकलिंग कर रहे हैं, वो कैसे बने हैं, और इनकी क्या स्टोरी है कि किस तरह से इनका ओरिजिन हुआ, किस तरह से इनका इवोल्यूशन हुआ है, या हम कहें कि आपका इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए कुछ थ्योरीज हैं इसके बारे में, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका ओरिजिन ऑफ द अर्थ की थ्योरी। तो आपका अर्थ कैसे बना, तो चलिए ज़रा देखते हैं। बहुत से हाइपोथेसिस, मतलब बहुत सी जो कल्पनाएं हैं वो दी गई हैं, और उनके ऊपर काफ़ी सारी थीसिस बनाई गई कि हाँ भाई ये ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। बहुत से आपके फिलोसफर्स और साइंटिस्ट ने आपका ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ का, इसके बारे में बहुत से हाइपोथेसिस दिए हैं। तो उनमें से जो आपके काफ़ी शुरू में जो आया और काफ़ी जो पॉपुलर हुआ, जिसके ऊपर काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, वो था आपका जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट का। तो इमैनुअल कांट का मैं चाहूँगी कि आप नाम याद रखें, क्योंकि ये आपको सबसे पहले ही दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम ज़रा देखते हैं जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट जी ने क्या कहा। तो उन्होंने सबसे पहले इसकी ओरिजिन ऑफ अर्थ की थ्योरी दी, और उसके बाद जो आपके मैथमेटिशियंस थे लाप्लास, या उन्होंने इसी थ्योरी को जो इमैनुअल कांट ने दी थी उसको रिवाइज किया था 1796 में। और इसी थ्योरी को कहा जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या कहा जाता है? नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ये जो हाइपोथेसिस है ना, ये क्या कहता है, आपके जो प्लैनेट्स बने हैं ना, ये एक क्लाउड, एक मतलब सन जो था वो यूथफुल स्टेज पे था, तो उस टाइम पर जो एक क्लाउड की फॉर्मेशन हुई उसी से ये बना है। तो चलिए ज़रा इसको आगे देख लेते हैं कि द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड, कि आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं ये क्लाउड से बने हैं, ऑफ मटीरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन। और ये जो प्लैनेट्स हैं ना, ये उसी मटीरियल के बने हैं जो इससे आपका यूथफुल सन बना है। और ये क्या था, ये जो प्लैनेट्स से धीरे धीरे ये मतलब ये जो क्लाउड की फॉर्म में था, ये मूव कर रहा था, रोटेट कर रहा था। फिर 1900 में क्या हुआ बाद में कि चैम्बरलिन एक व्यक्ति हैं और दूसरे हैं आपके इनके साथ मोल्टन। इन्होंने क्या कहा कि वो जो सन था ना आपका यूथफुल स्टेज में, उसी के साथ उसके पास से क्या हुआ कि एक आपका वॉन्डरिंग स्टार आया, उसने उसे अप्रोच किया, और वो वहाँ से जब वो अलग होता हुआ चला गया तो वो सिगार की शेप में एक एक्सटेंशन इसकी निकली, और वही फिर बाद में कंडेंस हुई और आपका वो सन के अराउंड घूम रहा था, और इस तरीके से आपके प्लैनेट्स बने। तो काफ़ी अच्छा, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए ज़रा एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि लेटर इन 1900 चैम्बरलिन एंड मोल्टन कंसीडर्ड दैट अ वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच द सन। ठीक है जी, एक वॉन्डरिंग स्टार ने आपके सन को अप्रोच किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सिगार की शेप की जैसी एक एक्सटेंशन जो है मटेरियल की, वो आपके सोलर सरफेस में उससे अलग हुई। और जैसे जैसे आपका वो स्टार आपके सन से दूर हुआ ना, तो वो जो मटेरियल था जो आपके सोलर सरफेस से अलग हुआ था, वो भी क्या हुआ, वो आपके सन के अराउंड चक्कर काटने लग गया, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, कंडेंस होके आपका प्लैनेट की उसने शेप ले ली है। तो ये थी आपकी चैम्बरलिन और मोल्टन साहब की द्वारा कही गई बात। इसके बाद आपके आते हैं सर जेम्स जीन्स और आपके सर हेरल्ड जेफर्ड ने इस थ्योरी को काफ़ी सपोर्ट किया है। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी इस थ्योरी को सपोर्ट किया। तो चलते हैं आगे और देखते हैं फिर क्या है। तो जेम्स जीन्स और जो सर हेरल्ड जेफरी थे, उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, और यही बात मतलब आगे हुई कि भाई उसमें से सिगार शेप का कुछ अलग हुआ, वो फिर मूव कर रहा था, और वो फिर आपके प्लैनेट की शेप में इस तरह से मूव करता, वो प्लैनेट की उसने शेप ले ली है। फिर इसी आर्ग्यूमेंट के बेस पे फिर ये ऐसा हुआ कि भाई सन के जैसे ही, जैसे सन आपका है उसी के कंपेनियन के रूप में आपके प्लैनेट्स हैं, और ये आर्ग्यूमेंट जो है इसको क्या कहा गया कि इसको कहा गया बाइनरी थ्योरीज। तो इसी आर्ग्यूमेंट को कहा जाता है बाइनरी थ्योरीज। फिर हम चलते हैं 1950 की तरफ, जब आपके ऑटो स्मिट्स जो रशिया के थे और कार्ल वेस्गर जो आपके जर्मनी के थे, इन्होंने इसमें कुछ रिवाइज किया आपके नेबुलर हाइपोथेसिस में, और
कुछ अलग से इन्होंने कुछ कहा है, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। They considered that the sun was surrounding by solar nebula, कि सन के सराउंडिंग में ना एक सोलर नेबुला था, और वो क्या था, तो वो हाइड्रोजन और हीलियम था उसमें, तो जो कि डस्ट की फॉर्म में था, जिसे हम डस्ट कहते हैं। तो वो डस्ट क्या थी, वो हाइड्रोजन और हीलियम थी। तो वही वो कह रहे हैं कि दे कंसिडर दैट द सन वाज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम along with what may be termed as dust. The friction and collision, इनमें क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन हुआ इन पार्टिकल्स के बीच में, और जिसकी वजह से इसने एक डिस्क की शेप ले ली। क्या किया, इसने एक डिस्क की शेप ले ली, फ्रिक्शन और कोलिजन के इसके पार्टिकल्स के बीच में हुआ, इसने एक डिस्क शेप ले ली इस क्लाउड ने, और फिर क्या हुआ, प्लैनेट्स वर फॉर्म। तो इस तरीके से आपके प्लैनेट्स बने हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एसिलरेशन, तो वही वो कह रहे हैं, प्लैनेट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ इसी एक्रीशन की प्रोसेस से आपके ये जो प्लैनेट्स हैं वो बने हैं। तो आई होप आपको ये बात थोड़ी अच्छी लगी होगी, सुनने में काफ़ी मज़ेदार लग रही है। हाउएवर साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रादर देन दैट ऑफ जस्ट द अर्थ और द प्लैनेट। मतलब साइंटिस्ट ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि अर्थ कैसे बना है, आपके प्लैनेट्स कैसे बने हैं, अब वो पूरी इस बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि आपका यूनिवर्स कैसे बना है। ठीक है, तो चलिए अब मॉडर्न टाइम में क्या क्या थ्योरीज हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, कि आपका यूनिवर्स कैसे बना है। देखिए बिग बैंग थ्योरी आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में जरा बात कर लेते हैं। मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट जो है ना कि आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसा हुआ, तो वो हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, या इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो एडवन हबल थे, कौन थे, एडवन हबल। देखिए ये जो नाम आ रहे हैं ना आपके जो भी जोग्राफर्स के, साइंटिस्ट के, तो इन सबके नाम जरा थोड़े अच्छे से याद रखिएगा। तो हबल साहब ने 1920 में क्या कहा, इन्होंने ना कुछ आपके मतलब इस बात के एविडेंस दिए कि आपका यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि हबल साहब ने इस बात के कुछ एविडेंसेस दिए हैं कि आपका यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम पास हुआ, गैलेक्सीज मतलब जैसे जैसे आपका टाइम पास हो रहा है ना, आपकी गैलेक्सीज मूव कर रही हैं फर्दर, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपार्ट जो दूर हो रही हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताते हैं, जैसे कि आप एक बैलून लें, उसमें मार्क कर लें कुछ पॉइंट्स को, तो आप जब उस पॉइंट्स को मार्क करेंगे ना, तो क्या होगा, जब आप उसे फुलाओगे तो वो पॉइंट्स भी दूर हो जाएंगे जैसे जैसे बलून आपका फूलेगा, एंड उसके साथ साथ वो पॉइंट्स भी एक्सपैंड हो रहे होते हैं। ये दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे ज़रा बात करते हैं। तो एज द टाइम पासेज गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन। तो आपको पता चलेगा कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का मतलब क्या है। तो इसका इन्होंने एग्जांपल ऐसे लिया है कि आप एक बलून लें और उसमें कुछ पॉइंट्स को मार्क करें, और जो कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपकी गैलेक्सीज को आपको मतलब दर्शा रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। नाउ इफ यू स्टार्ट, आप क्या करेंगे, इन्फ्लेटिंग द बैलून। आप दोबारा से आप उसे इन्फ्लेट करें तो पॉइंट मार्क ऑन द बलून विल अपीयर टू बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वो आपको मार्क्स भी लगेगा कि जैसे क्या हो रहा है कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एज द बैलून एक्सपेंड, जैसे जैसे आपका बलून एक्सपैंड हुआ, तो सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज ऑल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग। तो इसी तरह से हमें क्या पता चलता है कि आपके गैलेक्सीज के जो पॉइंट्स हैं ना, वो मतलब गैलेक्सी भी आपकी इंक्रीज हो रही है, एंड देयर बाय यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपैंडिंग। और इसी तरह से आपको क्या पता चलता है कि आपका जो यूनिवर्स है वो भी इसी तरह से एक्सपैंड कर रहा है। हाउएवर यू विल फाइंड दैट बिसाइड्स द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, सिर्फ ये नहीं कि उन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, द पॉइंट्स themselves आर एक्सपेंडिंग, कि वो जो पॉइंट्स हैं ना वो भी फैल रहे हैं आपके, जब आप बलून को फैला रहे हो। तो इसमें एक ही बात आपको इसमें दिखाई देती है कि ठीक है, आपने इस जो एग्जाम्पल दिया उससे आप हमें ये तो बता रहे हो कि हाँ जी यूनिवर्स ऐसे फैल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये कहाँ पता चल रहा है, इसमें तो ये भी पता चल रहा है कि गैलेक्सीज भी बड़ी हो रही हैं। तो उसका बस एक पॉइंट यहाँ पर ये आपको थोड़ा अच्छे से पता चलता है। तो चलिए ज़रा देख लें, पॉइंट्स भी आपके आगे एक्सपेंड हो रहे हैं। दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट, और ये तो फैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट सिर्फ ये बिलीव करते हैं कि स्पेस में क्या है, बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, मतलब स्पेस बढ़ रहा है, लेकिन किसके बीच में, सिर्फ गैलेक्सीज के बीच में। ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज, ये नहीं बता रहा है कि गैलेक्सीज भी एक्सपैंड हो रही हैं।
तो मतलब एक तरफ तो आप बलून बता रहे हो और बलून में आप ये बता रहे हो कि जैसे पॉइंट्स डाले और वो फुलाओगे तो वो दूर जाएगा, वैसे ही आपकी जो गैलेक्सी है वो दूर जा रही है। लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि गैलेक्सीज भी एक्सपैंड हो रही हैं। क्यों? क्योंकि बलून जब फुलाते हैं तो उसके पॉइंट्स भी तो एक्सपैंड हो रहे हैं। तो यहाँ ये क्या है, पार्शियली बात आपकी करेक्ट होती है। तो वही वो कह रहे हैं, सो द बलून एग्जाम्पल इज ओनली पार्शियली करेक्ट। आई होप आपको ये बात अच्छी लग रही होगी। तो यही ये आपको ये बताया गया है कि जैसे ये पॉइंट था, ये पॉइंट है, ये एक्सपैंड हुआ, ये एक्सपैंड हो के इस तरीके से बढ़ रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ें भी बढ़ रही है। तो ये सिंगुलैरिटी का है। ये क्या है, ये बिग बैंग की थ्योरी है कि पहले सिर्फ एक डॉट था। तो बिग बैंग थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। तो आपका यूनिवर्स जब डेवलप कर रहा है ना, तो बिग बैंग थ्योरी इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान दिलाती है। तो चलिए ज़रा देखें कि बिगनिंग में क्या है, ऑल द मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टिंग इन वन प्लेस। ये जितना आपका मैटर है ना, ये एक टिनी बॉल की तरह, सिंगल एटम की तरह एक जगह पर था। ठीक है, विद एन अनइमेजिनरली स्मॉल वॉल्यूम, जिसका मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना छोटा वॉल्यूम था। इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइट डेंसिटी थी। तो ये ध्यान रखना, उसकी डेंसिटी भी इनफाइनाइट थी, वॉल्यूम बिल्कुल स्मॉल था और आपकी टेम्परेचर भी बिल्कुल इनफाइनाइट था। सेकेंड क्लॉज क्या है, इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, एट द बिग बैंग द टिनी बॉल एक्सप्लोडेड। आपकी जो टिनी बॉल थी, फिर उसमें सेकेंड पॉइंट पे क्या हुआ कि आपका वो एक्सप्लोजन हुआ और ये एक्सप्लोजन बहुत वायलेंटली हुआ है और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ही एक्सपेंशन हुआ, मतलब अचानक से ऐसे एक्सपेंड हो गया। तो ये कह रहे हैं, इट इज़ नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग, जो बिग बैंग का ये जो पूरा ये हुआ, ये प्रोसेस, ये कब हुआ है, तो आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। तो आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगर ये पहले हुआ है, तो उस टाइम पर क्या हुआ ना कि वो कह रहे हैं कि वो एक्सप्लोजन तो उस टाइम हुआ, लेकिन आज भी ये एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन द प्रेजेंट डे। तो एज इट ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो जैसे जैसे ये बढ़ा तो आपकी एनर्जी क्या हुई, मैटर में कन्वर्ट हो गई। देयर वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड। जब ये बिग बैंग में आपका एक्सप्लोजन हुआ ना, तो विद इन अ सेकेंड के मतलब कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में ही ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर गया। और उसके बाद क्या हुआ, तो देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लोड डाउन, कि उसके बाद ये जो एक्सपेंशन हो रहा था ना, वो धीरे धीरे कम होता चला गया है। ठीक है, विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म। और जब आपकी ये बिग बैंग इवेंट हुई थी, तो पहला जो एटम बना था वो कब बना था, उसके विद इन 3 मिनट्स में बन गया था। तो आई होप आपको ये बातें ध्यान रहेंगी। चलते हैं आगे। विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 K मीन्स कैल्विन एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर। तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप कर गया, क्योंकि पहले बहुत हमने कहा ना इनफाइनाइट टेम्परेचर भी था, फिर वो ड्रॉप होकर कहाँ तक आ गया, 4500 कैल्विन तक आया। और इसकी वजह से क्या हुआ, एटॉमिक मैटर को राइज मिला है और इससे क्या हुआ है, तो यूनिवर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। तो चलते हैं आगे और देखते हैं ये जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, कि आपकी जो गैलेक्सी है उसमें स्पेस जो है वो बढ़ रहा है, आपके यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। इसी के ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम क्या कहते हैं, मतलब इसको ही, ये जो आपकी बिग बैंग की थ्योरी है, हॉयले कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, इसको क्या कहते हैं, इसी का ऑल्टरनेटिव क्या था, टू दिस वाज, ये जो है आपका ऑल्टरनेटिव था, किसका था, तो हॉयले का जो कॉन्सेप्ट था ना कि स्टेडी स्टेट था उसका। ठीक है, तो एन ऑल्टरनेटिव टू दिस वाज हॉयलेस कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेडी स्टेट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम चलते हैं आगे। इट कंसीडर्ड द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो रफली ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल सेम था। हाउएवर विद ग्रेटर एविडेंस बिकम अवेलेबल अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, साइंटिफिक कम्युनिटी एट प्रेजेंट फेवर्स आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। मतलब वो इसके फेवर में है। आप बस इतना समझें कि क्या है कि बहुत से आपके एविडेंसेस मिले कि हाँ भाई आपका जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, और इस वजह से आपकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, मींस जो आपके साइंटिस्ट हैं, वो इस बात के फेवर में है कि आपका यूनिवर्स क्या है, एक्सपेंड कर रहा है। हमने यूनिवर्स को देख लिया भाई बिग बैंग थ्योरी से कैसे बना। आपका एक सिंगल एटम था, उसमें ब्लास्ट हुआ है एंड ब्लास्ट होकर विद इन 3 सेकेंड आपका पहला एटम बन गया है एंड कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही आपका बहुत ज़्यादा मतलब वो फैल गया था और उसके बाद अभी तक वो आज फैल रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी का थोड़ा सा जो मैं कहूँ क्रक्स में, अगर मैं छोटे में समराइज़ करना चाहूँ तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी। पहले बहुत स्मॉल वॉल्यूम था इसका, एक सिंगल जब ये एटम था एंड इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइट इसकी डेंसिटी थी। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स तो कैसे बनता है देख लिया, अब जरा स्टार्स कैसे बने हैं तो जरा ये भी देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। तो स्टार्टिंग में जब आपका यूनिवर्स था ना, तो उस टाइम पर क्या था कि जो मैटर है और जो एनर्जी है वो इवन नहीं थी, मतलब कहीं पर कितनी है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो ये जो इनिशियल डेंसिटी थी ना,
इसने क्या किया कि डिफरेंसेस, मतलब आपको जो इनिशियली जो डेंसिटी में आपको डिफरेंस मिलता है, इसकी वजह से राइज मिला किसको, जो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स में जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है हर जगह पे उसको। और इसी की वजह से क्या हुआ, जो मैटर था वो क्या हुआ कि वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब जाने लग गया। तो ये कह रहे हैं इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर, तो एक तरफ ये ड्रॉन होने लग गया। तो दीज फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज, और इसी की वजह से आपकी गैलेक्सी बनी है, उसका बेस बना है। और गैलेक्सी ने क्या किया, कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। आपको पता है एक गैलेक्सी में बहुत सारे सब स्टार्स होते हैं। गैलेक्सी जो है स्प्रेड करती है ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर। और अगर आप इसको मेजर करना चाहते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स में आप इसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। डायमीटर अगर हम देखें गैलेक्सी का तो वो कितना है, लगभग जो है 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर का है। ठीक है जी। और अगर हम देखें तो गैलेक्सी में जो मतलब स्टार्ट हुआ फॉर्मेशन ऑफ एक्यूमुलेशन, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो मेन रोल प्ले कर रही है, तो हाइड्रोजन का जो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ बहुत, जिससे कि बहुत बड़ा क्लाउड आपका बना और वो था नेबुला। तो इसमें आपका एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ जिसकी वजह से नेबुला बना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैसेस। अब उसी में ना लोकलाइज क्लम्स बनने लग गए गैसेस के। दीज क्लम्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसेस बॉडीज। तो पहले क्या था, गैलेक्सी स्टार्ट हुई, एक्यूमुलेशन उसमें हाइड्रोजन स्टार्ट हुआ, नेबुला बना, नेबुला से लोकल आपके क्लम्स बने, लोकल क्लम्स भी फिर ग्रो करने लग गए, उनमें डेंसर आपकी गैसेस बॉडीज बनने लग गई। और इसकी वजह से क्या हुआ, तो आपकी फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स स्टार्ट हुआ। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो फिर चलते हैं आगे। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस, कब हुए हैं ये, हम कहते तो रहे कि हाँ ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर हुआ कब, तो लगभग आज से 5 to 6 बिलियन ईयर्स पहले ये हुआ है। हमने कह तो दिया कि भाई ये लाइट ईयर में आप इसे मेजर कर सकते हैं, लाइट ईयर है क्या, तो देखिए लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस को मापने का है, टाइम को नहीं। किसको माप रहे हैं आप, डिस्टेंस को। लाइट जैसे ट्रेवल करती है ना एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, आपकी लाइट ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो उसी से हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, लाइट में मतलब ले रहे हैं कि लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर, कि एक साल में मतलब आपकी लाइट कितना ट्रेवल करेगी उसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो वो कितना करती है, 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर, और जो कि डिस्टेंस हो जाता है आपका सन से अर्थ का, और जो कितना है 149,598,000 किलोमीटर। और अगर हम इसे लाइट ईयर में देखें तो 8.311 मिनट्स है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। बात करते हैं स्टार्स, देख लिए कैसे बने, कि भाई आपका हाइड्रोजन था वो कंडेंस हुआ, फिर उसमें आपके लोकलाइज क्लम्स बने, फिर उससे आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स हुआ है जैसे जैसे उसकी डेंसिटी होती गई है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स को, कि प्लैनेट्स कैसे बने हैं। तो कुछ मतलब स्टेजेस कंसीडर की गई हैं कि किस तरह से आपका जो ये प्लैनेट है ये कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला। हमने अभी देखा है, जस्ट अभी पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा है हमने कि नेबुला जो है वो क्या है, नेबुला के अंदर ही लोकलाइज्ड लम्प्स बने जिससे कि आपके स्टार्स बन गए। ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स, आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन लम्प्स में, इसकी वजह से क्या हुआ कि फॉर्मेशन हुआ कोर का टू द गैस क्लाउड। गैस क्लाउड के कोर में बिल्कुल सेंटर में आपका फॉर्मेशन हुआ, एंड अ ह्यूज रोटेटेड डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। तो गैस कोर आपका क्या हुआ कि भाई देखिए सिंपल सी बात है, आपका स्टार था, कैसे था, नेबुला था, नेबुला के अंदर लोकलाइज्ड लम्प्स बने, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनके अंदर है उसकी वजह से क्या हुआ कि कोर के अंदर बिल्कुल गैस क्लाउड के कोर के अंदर फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, और उसके आसपास जो है एक डिस्क जो है वो रोटेट करने लग जाती है, और ये जो डिस्क है और इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक पूरा गैस का कोर तैयार हो जाता है। ठीक है जी, कोर एंड डिस्क। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, पता चला होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज में क्या है, द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस। अब आपका ठीक है गैस का क्लाउड बना, अब वो कंडेंस होने लग गया, और जो मैटर था ना उस कोर के अराउंड में वो डेवलप हो गया छोटे छोटे राउंड ऑब्जेक्ट्स में। तो दी स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन, किसकी वजह से, कोहेजन प्रोसेस की वजह से ये डेवलप हो जाता है प्लैनेटे, जिसे कहते हैं प्लेटेसिमल्स में, किसमें, प्लैनेटेसिमल्स में। ठीक है जी। तो डिस्क शेप फिर आपकी बनती है स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट से फिर आपके कोहेजन प्रोसेसेस में डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये आपके प्लैनेटेसिमल्स बन जाते हैं। लार्जर बॉडी जो है वो स्टार्ट करती हैं कोलिजन करना,
उनके अंदर फॉर्मिंग बाय कोलिजन क्या होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, और जिसकी वजह से मटेरियल जो है एक दूसरे से चिपक जाता है, स्टिक करता है एक दूसरे से, और यही जो प्लैनेटेसिमल्स हैं ये बन जाते हैं आपके लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज। क्या बन जाती हैं? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज। तो फाइनल स्टेज में क्या होगा? फाइनल स्टेज में यही जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स हैं ये एक्रीट करती हैं टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। तो इन्होंने एक्रीट किया और ये जो छोटी छोटी लार्ज बॉडीज में बनी और इसकी वजह से क्या हुआ, आपके प्लैनेट्स तैयार हुए। चलते हैं, प्लैनेट्स तो देख लिए, अब चलते हैं सोलर सिस्टम की तरफ। तो सोलर सिस्टम क्या है? देखिए, पहले आपको पता है कि 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अब कितने हैं? 8। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ये जो नेबुला है ना, फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म, मतलब जिससे कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो है बना है, तो ये नेबुला जो है इसमें कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया और इसके कोर फॉर्मेशन हुई। ये लगभग आज से 5 से 5.5 बिलियन यानी कि 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स पहले की बात है। और जो प्लैनेट्स बने हैं वो कब बने हैं? 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बने हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपका क्या बना? तो आपका बना नेबुला, नेबुला से बना फिर आपका प्लैनेट्स। ओके, हमारे सोलर सिस्टम में कितना है? आपको पता है कि सन भी है, और फिर उसके बाद 8 आपके प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स हैं, मिलियन ऑफ स्मॉलर बॉडीज है, जैसे कि जिन्हें हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, और ह्यूज क्वांटिटी में डस्ट, ग्रेन्स और गैसेज हैं। तो लगभग ये जो आपके मतलब लगभग क्या है ही 8 प्लैनेट्स। तो इन 8 प्लैनेट्स में से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको कहते हैं हम इनर प्लैनेट। देखिए, आपका सन है, सन के बाद हम क्या कहते हैं? बुध, बुध के बाद कहते हैं शुक्र, शुक्र के बाद कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मार्स यानी कि मंगल। तो इनको हम क्या कह रहे हैं? इनको हम कह रहे हैं इनर प्लैनेट्स। क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट्स। फिर हम चलते हैं, आपकी एक आती है एस्टेरॉइड्स की बेल्ट, जो कि किसके बीच में है? तो लाई करती है सन और एक आपके एस्टेरॉइड्स बेल्ट है इसके बीच में। द अदर 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स। तो आपके सन और एस्टेरॉइड्स के बीच में ये प्लैनेट्स हैं जिनको हम इनर प्लैनेट्स कह रहे हैं, और इसके बाद आपके आउटर प्लैनेट्स आते हैं। ठीक है जी। तो ऑल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। तो जिनको हमने इनर प्लैनेट्स कहा है ना, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? टेरेस्ट्रियल भी कह रहे हैं, मतलब जो कि अर्थ के जैसे दिखते हैं। और वो किसके बने हैं? तो रॉक और मेटल्स के बने हैं। ठीक है। एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या है? हाई है। बाकी के जो 4 हैं वो क्या है? वो जोवियन कहते हैं, बड़े जाइंट गैस प्लैनेट्स हैं आपके। और जोवियन का मतलब क्या होता है? जुपिटर की तरह। जुपिटर काफी बड़ा है ना, तो मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो ये जो आपके टेरेस्ट्रियल है ना, ये जो 4 है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनसे ये काफी बड़े हैं। और ये जो प्लैनेट्स हैं इन पे आपको काफी थिक एटमॉस्फेयर देखने को मिलती है। मोस्टली जो देखने को मिलेगी गैसेस वो है हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, चलें आगे। तो ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड, ये बने कैसे हैं? इन द सेम पीरियड, समटाइम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो, मतलब आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले जो है ये आपके बन चुके हैं ये सारे प्लैनेट्स। आज तक 2006 अगस्त तक की बात हो रही है। प्लूटो को भी एक आप प्लैनेट कंसीडर करते थे, है ना, लेकिन हुआ क्या? एक मीटिंग हुई, कहाँ? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, और वहां पर ये डिसीजन लिया गया क्या कि प्लूटो क्या है? प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स 2003 UB313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। तो अब हम प्लूटो को क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, बौना ग्रह कहते हैं। सम डाटा रिगार्डिंग आर सोलर सिस्टम आर गिवन इन द बॉक्स। तो ये नीचे ये जो बॉक्स है ना, इसमें आपका कुछ डाटा दिया हुआ है जो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं आगे। अब ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया और बिल्कुल मत घबराना, इसे नेक्स्ट लाइन में ये आंसर भी दे देते हैं। वाई आर द इनर प्लैनेट्स रॉकी वाइल अदर आर मोस्टली इन गैसियस फॉर्म। तो इनर प्लैनेट्स क्या हैं? आपके रॉकी हैं, तो बाकी गैसियस क्यों है? चलिए जरा आगे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो इस कंडीशन को जरा हम देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है ना, ये किससे बने हैं? ये बिल्कुल क्लोज विसिनिटी के हैं। किसके? पेरेंट स्टार के। जो मतलब पेरेंट स्टार है आपका, उसके बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में आते हैं। तो ये इतना गर्म था, तो यहाँ पर क्या हुई ना, गैसेज आपकी जम नहीं पाई, कंडेंस नहीं हो पाई, सॉलिड पार्टिकल्स में नहीं बन पाई। तो जोवियन प्लैनेट्स जो है ना, वर फॉर्म्ड एट क्वाइट एट अ डिस्टेंस। आपके जो ये 4 आपके जो ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून, तो ये क्या है? ये काफ़ी दूर है आपके सन से, है ना। तो यहाँ पर क्या है,
दूरी की वजह से ये कंडेंस हो गई। तो एक तो आपका रीज़न ये हो गया। दूसरा, सोलर विंड चलती है कहाँ पे? सन के पास। तो विंड वाज मोस्ट इंटेंस, तो सन के पास क्या होगी? बहुत इंटेंसली चल रही होगी। तो ये इतना इंटेंस थी कि सन के पास वाले जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वहाँ से इसने गैस और डस्ट को ब्लू कर दिया, उड़ा दिया। तो ये इसका हो गया सेकेंड रीजन। द सोलर विंड वॉज मोस्टली इंटेंस नियर द सन, सो इट ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और वही ये जो सोलर विंड है ना, ये इतनी इंटेंस नहीं थी कहाँ पर? जोवियन प्लैनेट्स के पास, तो वहाँ से वो गैसेज को रिमूव नहीं कर पाई है। ओके। एंड थर्ड इज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर स्मॉलर, ये छोटे हैं और इनकी ग्रेविटी भी क्या है? कम होगी, है ना। जो जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस ये ना मतलब गैसेस को अपने पास होल्ड नहीं कर पाए, तो यहाँ से जब ये जा रही थी तो वो उसको बचा नहीं पाए। ठीक है जी। तो द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। एक ये तो दूरी, डिस्टेंस, दूसरा यहाँ पर सोलर विंड चली तो पास वाले से उसने उड़ा दिया, एंड थर्ड जो है ये आपके साइज में छोटे हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं मून की। अब ये भाई मून का क्या किस्सा है? आपको पता है कि ये जो है क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, है ना। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। जैसे आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ है ना, तो इसी तरह से इन्होंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मून कैसे बना है। तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन थे, उन्होंने क्या सजेस्ट किया? इनिशियली अर्थ एंड मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, कि पहले ये ना सिंगल रोटेटिंग बॉडी जैसे अर्थ और आपके मून है, होल मास जो पूरा मास है बिकेम अ डंप बेल शेप बॉडी। तो ये डंप बेल शेप बॉडी बन गई और इवेंचुअली फिर क्या हो गया? ये टूट गई। तो टूटी तो इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटीरियल फॉर्मिंग द मून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम वट वी हैव एट प्रेजेंट द डिप्रेशन ऑक्यूपाइड बाय द पैसिफिक ओशियन। तो जो हमारा पैसिफिक ओशियन है ना, वहाँ पर जो गड्ढा है, जो डिप्रेशन है, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ से ही उतर के आपका मून गया है। ठीक है। तो वो पहले एक क्या था? सेम था और वहाँ से वो हट के गया है। तो मून लगभग वैसा ही था, वो टुकड़ा उससे अलग हुआ है। तो ये थ्योरी दी जाती है। तो हम चलते हैं आगे। However, the present scientists do not accept either of the explanation. भाई वो इस explanation को नहीं मानते। It is now generally believed that the formation of moon as a satellite of the earth. अब हम क्या कहते हैं कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ मून हुआ है ना, ये एक सैटेलाइट की तरह हुआ है अर्थ का, और ये एक आउटकम है किसका? ऑफ जाइंट इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। कैसा इम्पैक्ट? व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द बिग स्प्लैट, जिसे क्या कहा जाता है? बिग स्प्लैट कहा जाता है। तो उसकी वजह से आपका जो है ये बना है। तो चलिए जरा बिग स्प्लैट देख लेते हैं। अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 times दैट ऑफ मार्स, मतलब जैसे मार्स है ना, तो उससे 2-3 गुना बड़ा आपके कोई एक बॉडी थी, वो क्या की? अर्थ से टकराई। ठीक है। जब ये टकराई तब आपका अर्थ बना ही था। तो जरा ध्यान रखना, अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 times दैट ऑफ मार्स कोलाइडेड इनटू द अर्थ समटाइम्स शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म। जैसे आपका अर्थ बना था उसके कुछ ही दिन बाद तो एक ब्लास्ट हुआ, इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ। तो उस ब्लास्ट की वजह से क्या हुआ कि एक लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ जो है वो उससे निकल गया और वो स्पेस में चला गया। दिस पोर्शन ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यू टू ऑर्बिट द अर्थ, और वो आपके अर्थ के आसपास ही चक्कर लगाने लग गया, एंड इवेंचुअली फॉर्म्ड इनटू द प्रेजेंट मून अबाउट 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। और ये जो हुआ इसकी वजह से आपका मून बना, और ये कब बना है? तो 4.4 बिलियन ईयर्स पहले बना है। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं आगे। तो अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की, कि भाई अर्थ कैसे बना है। तो देखिए, आपको पता है कि प्लैनेट अर्थ जो है इनिशियली क्या था? बैरन था, मतलब जहाँ कुछ नहीं होता, साफ गंजा टाइप जैसे हम कह सकते हैं, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ पर क्या था ना कि एटमॉस्फेयर थी और उसमें भी क्या दिखता था? हाइड्रोजन और हीलियम। फिर क्या हुआ? दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे, आज से काफी साल पहले की बात है। पिक्चर ऑफ द अर्थ जो आज आप देखते हो, तो ये उससे बहुत पहले की बात है। हेंस देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट्स प्रोसेसेस, मतलब कुछ इवेंट्स हुए होंगे, कुछ प्रोसेसेस हुए होंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये चेंज आया कि रॉकी बैरन हॉट अर्थ जो है वो ब्यूटीफुल प्लैनेट बन गया, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर आ गया, एटमॉस्फेयर बन गया, और वो एटमॉस्फेयर जो था वो ऐसा बना जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को यहाँ पर कंड्यूस करता है। ठीक है जी, जो उसको फेवर करता है। तो ये आपका चेंज आपको देखने को मिला।
एक कुछ सेक्शंस में क्या हुआ, यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड। अब मतलब आगे आप देखेंगे कि क्या हुआ है कि बिटवीन द 4600 मिलियन ईयर्स एंड द प्रेजेंट, मतलब आज से 4600 मिलियन साल पहले क्या था और आज क्या है, जिसकी वजह से ये इवोल्यूशन हुआ कि आपके प्लैनेट ऑफ अर्थ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अर्थ क्या है, स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड है, मतलब लेयर जो है इसका अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड है। आपको आउटर मोस्ट मतलब जो बाहरी है एंड से लेके पूरा जो आपको एटमॉस्फेयर दिखता है और उससे आप अर्थ के सेंटर तक देखें तो मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा मटेरियल आपको देखने को नहीं मिलता है। एटमॉस्फेयर मैटर जो है ना, एटमॉस्फेरिक मैटर जो है वो लीस्ट डेंसिटी है उसकी फ्रॉम द सर्फ, मतलब जितना आप सिंपल सी बात देखो ना, आप जैसे कोई पानी लो, ठीक है, पानी में आप घोलते हैं या फिर हम ऐसा कहें कि जब हम किसी चीज़ को अगर मिलाने की कोशिश करते हैं तो सबसे नीचे क्या जाएगा, सबसे भारी, फिर उससे ऊपर उससे हल्का, फिर उससे ऊपर उससे हल्की चीज़ रहेगी। तो वही वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर काम कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक मैटर जो है ना वो लीस्ट डेंसिटी है उसकी, और फ्रॉम द सरफेस टू डीपर डेप्थ, जैसे आप जाते जाते हैं तो अर्थ के इंटीरियर पे क्या होगा, डिफरेंट जोन्स आपको दिखाई देंगे जहाँ के पर जो डिफरेंट मटेरियल कंटेन किया हुआ उन्होंने और उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आपसे ये कह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि अर्थ की लेयर्स कैसे डेवलप हुई हैं, तो चलिए जरा देख लेते हैं कैसे डेवलप हुई है। इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर की बात करते हैं कि लिथोस्फीयर कैसे बना है। तो अर्थ जो है ना मोस्टली क्या थी, वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमोडियल स्टेज में, ठीक है, प्रीमोडियल स्टेज में तो बिल्कुल वॉलेटाइल थी और फिर ग्रेजुअली ये इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ने लगी। द टेम्परेचर जो इसके अंदर टेम्परेचर था वो भी बढ़ने लगा, तो डेंसिटी भी बढ़ी और टेम्परेचर भी बढ़ा। फिर क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो मटेरियल था ना इसके अंदर, द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड, तो उसके अंदर जो मटेरियल था वो क्या हुआ, सेपरेट होने लग गया डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो डेंसिटी भी बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, जिस हिसाब से डेंसिटी होगी, जिस हिसाब से टेम्परेचर होगा, उस हिसाब से वो सेटल होने लग जाएगा। दिस अलाउड हैवियर मटेरियल, जैसे कि आयरन जो था, अब इसमें जो आयरन जो सबसे भारी था वो क्या हुआ, सिंक हुआ और वो सेंटर की तरफ जाने लग गया, ठीक है, ऑफ द अर्थ। और जो लाइटर थे, लाइटर चीज़ें थी, वो क्या हुई, वो मूव करके सरफेस की तरफ आने लग गई, ईजी। फिर हम चलते हैं विद इन पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, इट कूल्ड फर्दर और धीरे धीरे ये ठंडा होने लग गया और सॉलिडिफाई होने लग गया और कंडेंस भी हुआ और ये स्मॉलर साइज में हो गया, ठीक है। पहले तो क्या हुआ, कूल होगा, सॉलिडिफाई होगा, देन कंडेंस होगा। दिस लेटर लेड टू, इसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस। तो इसकी वजह से जो हमारा बाहरी जो सरफेस है, जो क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, वो तैयार हुआ। फिर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून, मून जब आपका बना है तो ड्यू टू द जाइंट इंपैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप, तो उस टाइम पर काफी मतलब हीटिंग हुई, तो अर्थ में फिर और दोबारा से फिर कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर। तो अर्थ में जो है उसमें जो लेयर्स में वो डिफरेंट लेयर्स में वो बट गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस, अगर आप सरफेस से देखो, सेंटर की तरफ जाओ, तो आप क्या देखोगे कि हमारे पास जो लेयर है ना, हम ऐसे देखते हैं क्रस्ट, फिर आती है मेंटल, मतलब क्रस्ट, देन मेंटल, देन आउटर कोर एंड देन इनर कोर, ओके। तो इस तरह से हमें लेयर्स देखने को मिलते हैं। तो क्रस्ट से जब आप कोर की तरफ जाते हो तो आप क्या देखते हो, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है वो बढ़ रही है। क्रस्ट से जितना आप अंदर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल बढ़ रहा है। याद रखना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है और ये इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, इजी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ लेयर्स की बात है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, तो इसको अब यहीं पर छोड़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर कैसे बना है। तो इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। प्रेजेंट कंपोजिशन है ना जो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर का, ये इसमें ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। अब आप देखेंगे यू विल डीलिंग विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये कह रहे हैं कि हम जो इसके कंपोजिशन की बात देखेंगे वो चैप्टर 8 में देख लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं थर्ड स्टेज पे, इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, कि आपका जो आज जो आपको एटमॉस्फेयर दिखता है प्रेजेंट में वो कैसे इवॉल्व हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज जो है ना मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर। जो पहले जो एटमॉस्फेयर थे ना वो फिर क्या हुआ, वो खत्म हुआ, मतलब हम उसका लॉस होते हुए देख रहे हैं। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, जो हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ था ना उसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस निकली वो आपके एटमॉस्फेयर में आई। तो वही वो कह रहे हैं, फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड। और फाइनल जो इसमें आपको डिफरेंस या कंपोजिशन देखने को मिलता है वो मिलता है जब हम लिविंग वर्ल्ड जो आया यहाँ पर और जो फोटोसिंथेसिस हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। तो पहले तो प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर गया,
फिर आपके हॉट इंटीरियर की वजह से गैसेज वो जो है उसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर इवॉल्व हो रहा है, एंड देन फोटोसिंथेसिस की वजह से। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अर्ली एटमॉस्फेयर जो था ना विद हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ सोलर विंड। तो हाइड्रोजन हीलियम वगैरह जो यहाँ से गई हैं वो तो हम क्या ऐसा मानते हैं कि भाई सोलर विंड्स की वजह से वो यहाँ से गई हैं। और दिस हैपन नॉट ओनली इन केस ऑफ द अर्थ बट ऑल्सो इन ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये सिर्फ अर्थ पे नहीं हुआ है, सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के साथ हुआ है। याद होगा कि जब आपकी सोलर विंड चली थी तो वहाँ से वो गैसेज उड़ गई थी विच वर सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्री मॉड्यूल एटमॉस्फेयर। तो जहाँ जहाँ पर भी प्री मॉड्यूल एटमॉस्फेयर था ना, मतलब वो जो पहले वाला आपका था, वो सब जगह से एटमॉस्फेयर आपका चला गया है थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड्स। तो वो क्यों गया है? सोलर विंड्स की वजह से गया है। तो ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, तो ये कूलिंग ऑफ अर्थ फिर हुई, गैसेज और वाटर वेपर रिलीज हुई कहाँ से? तो सॉलिड जो अर्थ था आपका वहां से। ठीक है, दिस स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, और इसकी वजह से आपका जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो बनना तैयार हुआ। तो अर्ली एटमॉस्फेयर जो था उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिला वाटर वेपर, मतलब लार्जली जो आपको ज़्यादा देखने को मिलता था वो था वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, और मतलब थोड़ी उसमें मतलब काफ़ी फ्री ऑक्सीजन भी थी। तो द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डी गैसिंग। हमने कहा ना उसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा था तो वहाँ से फिर वो गैसेस निकली, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, वो इंटीरियर से जो गैसेस आई हैं उसे कहते हैं डी गैसिंग। ओके, तो कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है आपका, उसकी वजह से जो हुआ मतलब उसने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है कि वाटर वेपर्स आए और आपकी गैसेस आई हैं। ठीक है, ये आपकी स्टेजेस दी हुई हैं, तो टेबल्स हम सारी बाद में देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा है। तो उसकी वजह से आपके वाटर वेपर और गैसेज जो है वो एटमॉस्फेयर में आए। किसकी वजह से? आपके जो यहाँ पर आपने देखा ना कि आपका वाटर वेपर और गैसेज क्यों आई हैं, क्योंकि आपका कंटिन्यू वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था। ओके, फिर हम चलते हैं एज द अर्थ कूल, जैसे जैसे आपका अर्थ ठंडा हुआ वाटर वेपर रिलीज जो हो रही थी ना स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस, वो कंडेंस होने लग गई। जो कार्बन डाइऑक्साइड था एटमॉस्फेयर में वो डिसॉल्व होने लग गया किसमें? रेन वाटर में। और जो टेम्परेचर था फर्दर डिक्रीज, तो आपका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग गया, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉजिंग मोर कंडेंसेशन, ज़्यादा कंडेंसेशन होने लगी, ज़्यादा रेन होने लगी, है ना। ये प्रोसेस तो बहुत ज़बरदस्त है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है जी, तो ये कैसे आपका एटमॉस्फेयर में चेंज आया, ध्यान रखना। अर्थ कूल हुई, वाटर वेपर रिलीज हुई, कंडेंस हुई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो था एटमॉस्फेयर में वो रेन वाटर की वजह से डिसॉल्व हुआ, और फिर फर्दर आपका क्या हुआ? इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन हो रहा है और आपकी रेन जो है ज़्यादा हो रही है। तो यही जो रेन वाटर है ना, इससे क्या होता है ये जैसे जैसे आपके अर्थ के सरफेस पे आई तो जहाँ जहाँ डिप्रेशंस थे वहाँ पर ये कलेक्ट होती गई, और यही इसने ओशंस का हमने जिसे नाम दिया है। तो डिप्रेशन जो है उसमें ये आपके ओशंस बने हैं। तो अर्थ में जो ओशंस बने ना, ये कब बने? तो ये लगभग आज से 500 मिलियन साल पहले बने हैं। 500 मिलियन ईयर्स पहले की बात है कि अर्थ पे आपके ओशंस बने हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दैट द ओशंस आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स। ठीक है जी, समटाइम्स अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स एगो। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि लगभग 3800 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, ये लाइफ इवॉल्व हुई थी, और लगभग 2500 से 3000 साल पहले क्या हुआ था, मिलियन साल पहले की बात हो रही है आज से। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से लाइफ आई, और फिर आपका सबसे पहले लाइफ कहाँ देखने को मिलती है? कन्फाइंड टू द ओशियन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो ओशियन में रही। फिर जैसे जैसे ओशियन से आपकी ऑक्सीजन रिलीज हुई, उसने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो है ओशियन बिगन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ओशियन ने सबसे पहला कंट्रीब्यूशन दिया ऑक्सीजन में, किसके थ्रू? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर धीरे 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 क्या हुआ? ओशियंस में जो है वो सैचुरेटेड हो गई ऑक्सीजन, और लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले ऑक्सीजन ने मतलब वो बिगिन किया, मतलब फ्लड, एक तरह से बाढ़ सी आ गई आपके एटमॉस्फेयर में। तो आपके एटमॉस्फेयर में फिर क्या देखने को मिलती है? आपको ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से क्या हुआ? आपकी ओरिजिन ऑफ लाइफ होती है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, तो चलिए ज़रा ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ लेते हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या होता है? जब लास्ट फेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ था, जिस टाइम पर क्या हुआ कि रिलेट टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की जहाँ से हम बात करते हैं, इट इज़ अनडाउटेडली क्लियर, ये अनडाउटेडली क्लियर है कि इनिशियली अर्थ और इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्थ, कि मतलब वो इस तरह का नहीं था, हम ना तो हमारा अर्थ था ना हमारा एटमॉस्फेयर था कि यहाँ पर लाइफ डेवलप हो सके। मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं वो रेफर करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन,
कि यहाँ पर जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है ना वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है, मतलब एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो सबसे पहले जनरेट हुआ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और फिर वो असेंबल हुआ है। तो यही जो असेंबलेज है ना ये ऐसी है, मतलब ये ऐसी असेंबलेज थी जो अपनी जैसे डुप्लीकेट बना सकते थे। तो दिस असेंबलेज वाज सच दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्फ कन्वर्टिंग इनएनिमेट मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंस। तो इसने क्या किया, इसने इनएनिमेट मैटर को लिविंग सब्सटेंस में कन्वर्ट किया है। और रिकॉर्ड ऑफ लाइफ जो हमें देखने को मिलती है कि प्लैनेट पे एग्जिस्ट करती है वो कब है, तो ये डिफरेंट पीरियड्स टाइम्स में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आपको ये कह रहे हैं कि द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट इन डिफरेंट पीरियड्स इज फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो ये आपकी लाइफ यहाँ पर कब कब आई है, तो ये हमें फॉसिल्स में देखने को मिलती है, रॉक्स में देखने को मिलती है। रॉक्स के फॉसिल्स के को जब हम देखते हैं तो हम मतलब ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि कब यहाँ पर लाइफ आई थी। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली जो है वो रिलेट करता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी को, जो आपको मिलती है सबसे पहले कब, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इसकी जब हुई है, ये लगभग कहते हैं 300 मिलियन ईयर्स पहले हुई है। इट कैन बी एज्यूम, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि लाइफ जो यहाँ पर हुई है वो लगभग 3800 मिलियन साल पहले हुई है। और इसका समराइज अगर हम करें तो क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है ये यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से हुई थी और वहाँ से आज मॉडर्न मैन तक पहुँची है। और यही जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये आपको आगे पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार ज़रा ये देख लें। इससे पहले हमारा एक टेबल और छूटा था, मैं चाहूँगी एक बार हम उसे भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये सोलर सिस्टम का पूरा दिया हुआ है कि सोलर सिस्टम में है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या है 0.38। ये जो स्टार लगा हुआ है यहाँ पर तो इन्होंने पहले ही बता दिया है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देख रहे हैं, मतलब एवरेज मीन डिस्टेंस जो है अर्थ का वो कितना है 149598000 किलोमीटर। 1 एट द रेट ऑफ डेंसिटी जो है वो कितने हैं ग्राम से सेंटीमीटर क्यूब में देखी जा रही है। तो ये पूरा चार्ट मैं चाहूँगी आप इसे ज़रा ध्यान से देखें। और यहाँ आप अगर देखेंगे तो आपको डिस्टेंस पता चलेगा हर प्लैनेट का सन से, डेंसिटी पता चलेगी, उसका रेडियस कितना है ये पता चलेगा, और उसके इसके कितने सैटेलाइट्स हैं ये देखने को मिलेंगे। ओके, अब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का ज़रा चार्ट देख लें। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से अगर देखें तो देखिए मॉडर्न मैन जो है या होमो सेपियंस जो है ये कब आए हैं, तो कैनोजोइक पीरियड में आए हैं, लगभग आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले से लेके प्रेजेंट टाइम तक। इसको हम 2 पीरियड्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्वेटनरी और टर्शरी। अब क्वेटनरी में आपको क्या देखने को मिलता है, होलोसीन और प्लेस्टोसीन। वहीं टर्शरी में क्या देखने को मिले तो प्लीसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन और पैलियोसीन देखने को मिलता है। एज की बात करें तो होलोसीन लगभग 10,000 साल पहले है और प्लेस्टोसीन 10,000 से 2 बिलियन साल पहले की बात कर रहे हैं, और फिर ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो मॉडर्न मैन की अगर हम बात करें तो ये आपको 10,000 साल 0 से 10,000 साल के बीच में होलोसीन में देखने को मिले हैं, और वहीं होमो सेपियंस की अगर हम बात करते हैं तो वो प्लेस्टोसीन में देखने को मिलते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो कि ह्यूमन के एंसेस्टर्स आपको कब देखने को मिले, फ्लावरिंग प्लांट और ट्रीज कब देखने को मिली, एंथ्रोपॉइड एप कब मिले, रैबिट और हेयर कब देखने को मिलते हैं, और स्मॉल मैमल्स रैट कब देखने को मिली। आपके एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर कब हुआ है, एज ऑफ डायनासोर क्या था, फ्रॉक्स कब देखने को मिले हैं, रेप्टाइल्स डोमिनेट रिप्लेस एम्फीबियन, यानी कि फर्स्ट रेप्टाइल कब था, फिर उसको कब एम्फीबियन ने कैसे रिप्लेस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टेबल में देखने को मिलेंगी। फर्स्ट फिश कब देखने को मिलती है ये आप देख सकते हैं। टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है मरीन इंटरवर्ट कब हुआ वो आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आपको देखने को मिली, ये आप देख सकते हो। ओशियंस कब बने, कॉन्टिनेंट्स कब बने, और ओरिजिन ऑफ सन कब हुआ, और आपका जो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप इस टेबल में देखते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना, इनका टाइम पीरियड देखना, कौन सी थ्योरी किस टाइम हुई है वो देखना। एंड आई होप कि मैंने आपकी कुछ हेल्प की हो इस चैप्टर को समझने में। अगर लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो मैं चाहूँगी आप इसे रिपीटेडली देखें और अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।